नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है संस्कारों का मूल्य। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उस दिन सुबह की पहली किरण एक नए सुनहरे इंद्रधनुष को लेकर आई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे आज जिले के सर्वश्रेष्ठ होनहार बालक के सम्मान से नवाजा जा रहा है, यह वही प्रवीण है। मुझे याद आ रही थी क्लास की बातें। मैम, इसने मुझे फिर मारा। मैंने कुछ नहीं किया। प्रवीण के उत्तर में गुस्सा साफ झलक रहा था। आप और बच्चों से पूछ लिए मैम, और यह कागज का गोला देखिए, मेरी आंख पर लगा है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। प्रवीण का फिर इनकार भरा स्वर गूंजा। मैं इस क्लास की क्लास टीचर हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सच क्या है। मुझे रोज किसी न किसी मामले में बच्चों का जज बनना पड़ता था और प्रवीण मेरे लिए एक पहेली बना हुआ था। मुझे कभी कभी प्रवीण की कही बात ही सच लगती तो बच्चों के इल्जाम और गवाही सब उसके प्रतिकूल निर्णय देते नजर आते। आज भी यही हुआ था। मैं मनोविज्ञान की छात्रा रही हूँ, लेकिन इस बालक के सामने हारने लगी थी। कक्षा में प्यार से समझाने से प्रवीण चुप रहता, पर बुद्धि इतनी तेज कि जो एक बार सुन लिया उसे पूछने पर तोते की तरह सुना देता। टिक कर बैठना शायद इसकी डिक्शनरी में ही नहीं था, लेकिन कोई काम कहो तो 100% खड़ा उतरता और पूरा करके ही दम लेता। पेपर मिलते ही 10 मिनट में उत्तर पुस्तिका दे देता तो मैं हैरान रह जाती उसकी स्पीड देखकर। जितना आता उसे कंप्यूटर प्रिंट की तरह फटाफट कागज पर उतार देता और बाकी समय पूरे स्कूल में घूमता रहता। इसके लिए नियम तो जैसे तोड़ने के लिए ही बने थे। किसी हॉस्टल से इसी साल यह इस विद्यालय में आया है। पिछले 2 साल इसने हॉस्टल में ही काटे थे। मैं सोचती रहती हूँ कि यह वहाँ कैसे रहा होगा। वहाँ के नियमों ने इसे ऐसा बना दिया या फिर अब खुली हवा में उड़ना सीख रहा है। सबसे चौंका देने वाला तथ्य तो तब सामने आया जब पता चला कि इसके मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं। तब लगा कि सुबह 9 से शाम 5 तक की नौकरी करने वाली माँ इसे कैसे संभालती होगी। धीरे धीरे बातों ही बातों में प्रवीण ने मुझे बताया कि उसकी एक दीदी भी है जो उससे 5 साल बड़ी है। घर में सबसे अच्छा कौन लगता है? पूछने पर बोला पापा। मैंने पूछा क्यों? तो उसका जवाब था क्योंकि वे मुझे खिलौने ला कर देते हैं। और दीदी? अजीब सा मुंह बनाकर बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तो सारा दिन मुझे मारती रहती है और मम्मी से शिकायत करती रहती है। अब बात बची थी मम्मी की, लेकिन मैंने अब उससे कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। सोचा किसी दिन उन्हीं से मिलूंगी। अगले दिन सुबह सुबह मेरी मेज पर एक डायरी रखी मिली जिसके साथ प्रिंसिपल का एक नोट लगा था। प्रवीण की प्रत्येक गतिविधि और शरारत इसमें नोट की जाए। अब तो बच्चों को एक अच्छा मौका मिल गया डायरी भरवाने का। अब तो रोज लाल पेन गति पकड़ने लगा। समस्या समाधान की ओर जाने की बजाय और गहराने लगी। प्रवीण की उद्दंडता भी बढ़ने लगी। एक दिन तो हद हो गई जब कक्षा की एक लड़की तान्या ने आकर बताया कि प्रवीण ने गर्ल्स वॉशरूम में जाकर उसके दरवाजे को धक्का दिया। 8-9 साल का बालक और ऐसी हरकत, मैं तो सुनकर चकित हो गई। मेरा मनोविज्ञान डामाडोल होने लगा। अब तो पानी सर के ऊपर से जाने लगा था। हिम्मत करके मैं कक्षा में गई और दोनों को अलग ले जाकर पूछताछ की, पर प्रवीण की तरफ से फिर वही इनकार की। मैं तो वहाँ गया ही नहीं। तान्या से मैंने पूछा तुमने इसे वहाँ देखा था? जवाब था नहीं, मुझे यश ने बताया था। तब यश को बुलाया गया और उससे पूछा तुमने प्रवीण को दरवाजे को धक्का देते हुए देखा था? यश ने कहा धक्का देते तो नहीं, पर यह गर्ल्स टॉयलेट की तरफ छत पर घूम रहा था। सवाल फिर उलझ गया था, पर इस बार भी प्रवीण को शक से बचाते हुए मैंने यश को पहले डांटा। जब तुम भी छत पर थे तो हो सकता है तुमने ही दरवाजे को धक्का दिया हो और नाम प्रवीण का लगा रहे हो।
तान्या को भी समझाया कि देखो बेटा, जब तुमने खुद नहीं देखा तो कैसे किसी के कहने पर किसी का नाम लगा सकती हो। आगे से ध्यान रखना। बच्चों को भेजकर मैं माथा पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि इस तरह का प्रतिरोध झेलते झेलते तो बच्चा और गलत दिशा में चला जाएगा। मैंने उसकी डायरी बंद करने और शनिवार को उसके घर जाने का निश्चय किया। फोन पर समय तय कर शनिवार को शाम 4 बजे मैं प्रवीण के घर पहुंची। यह समय मैंने जानबूझकर चुना था क्योंकि उस समय बच्चे बाहर खेलने गए होते हैं। मैं और उसकी मम्मी प्रज्ञा बालकनी में बैठकर प्रवीण के बारे में बातें करने लगी। वह बहुत परेशान थी उसे लेकर। कहने लगी कहाँ कहाँ नहीं दिखाया इसे, कई डॉक्टरों को, साइकोलॉजिस्ट को, कहीं प्रेगनेंसी के दौरान ली गई किसी दवा का असर तो नहीं है। मैंने पूछा। नहीं, सब ठीक था, वह बोली। लेकिन उसका जवाब और हाव भाव मुझे मेल खाती नजर नहीं आया। फिर कुछ पर्सनल सवालों के जवाब जब वह गोल गोल ढंग से देने लगी तो मेरे मन में शक की जड़ गहराने लगी। एक तरफ उसने मुझे बताया कि प्रेगनेंसी के आखिरी 4 महीने वह छुट्टी पर थी तथा डॉक्टर की सलाह से किसी हिल स्टेशन पर गई थी, तो दूसरी तरफ वह बोली सब ठीक था। उससे विदा लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, मैं प्रवीण के लिए एक अच्छे भविष्य की डगर खोजने आई थी। तुम सहयोग दोगी तो शायद यह संभव हो सके। सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी एक परिचित से मुलाकात हो गई। संयोगवश बात बच्चों की चल पड़ी। प्रवीण का नाम सुनते ही वह चुप हो गई। बहुत पूछने पर बस इतना ही कहा कि उसे अपना बनाने के चक्कर में प्रज्ञा की ममता अंधी हो गई है। इस गोलमोल और अधूरे वाक्य ने तो मुझे और उलझा दिया। सवालों की अनसुलझी गठरी लिए बोझिल कदमों से मैं घर आ गई। अगली सुबह प्रज्ञा ने फोन करके मेरे पास आने का समय मांगा। मैंने उसे शाम 5 बजे का समय दिया, लेकिन तब तक मेरा मन न जाने कितने सवालों से घिरा रहा। प्रज्ञा क्यों मिलना चाहती है, क्या बताना चाहती है, या फिर क्या प्रवीण ने कुछ और किया है, आदि आदि। हालांकि मैंने सुन रखा था कि अपने घर से भी उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें अन्य लोगों ने सुनी है और छुट्टी के दिन सारा दिन वह घर से बाहर ही आवारागर्दी करता है, कमीज के बटन खोलकर सड़क पर साइकिल चलाता रहता है वगैरह। पर बेचारी माँ क्या करे। शाम को ठीक 5 बजे घंटी बजी। मैंने देखा तो प्रज्ञा ही थी। मैंने कॉफ़ी तैयार की और उसके साथ बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे अधूरी फिल्म आज क्लाइमैक्स पर आकर ही दम लेने वाली हो। प्रज्ञा ने पहले कल के लिए क्षमा मांगी, फिर बोली, मैम, मैं जानती हूँ आप प्रवीण का भला चाहती है, पर मैं तो एक माँ हूँ। अपने बच्चे के बारे में बुरा कुछ भी सुन नहीं पाती। बड़े अरमानों से पाया था उसे और आज भी वैसी ही भावना उसके प्रति रखती हूँ। लेकिन ऐसा भी लगता है कि मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। कल आपसे बातें करने के बाद मैं सारी रात सोचती रही और अंत में यही निर्णय कर पाई कि आप ही मेरी बात को समझ सकेंगी। मैंने प्रज्ञा के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। प्रज्ञा पहले तो रो पड़ी, फिर संयत होते हुए उसने कहना शुरू किया, बात शादी के 7 साल बाद की है। इलाज के बाद भी मैं एक बच्चे की चाह पूरी नहीं कर पा रही थी। मेरे पति और मुझ में कोई कमी न थी, पर शायद कुदरत को मंजूर न था। हम दोनों ने अंत में बच्चा गोद लेने का फैसला किया, पर घर वालों को नहीं बताना चाहते थे। अतः बड़ी बेटी के समय तबीयत का बहाना बनाकर हम मसूरी में 5 महीने रहे और वहीं से बच्ची प्रिया को गोद लिया। हम दोनों बहुत खुश थे, पर प्रिया के दादा दादी ने फिर पोते के लिए कहना शुरू कर दिया। हम एक बार अपना झूठ छिपा गए थे, पर एक बार और ऐसा करना मेरे बस में नहीं था। पर आप तो यह जानती हैं कि घर के बड़े बुजुर्गों की बातें उनका आदेश होती है। उनकी कही बात पूरी करने के लिए मैंने इस बार दार्जिलिंग में 5 महीने बिताई और जब वापस आई तो दादा दादी के लिए पोते को साथ लेकर आई। पर दरवाजे पर ही
बेटी ने उसे अपना भाई मानने से इनकार कर दिया। फिर तो दोनों की जंग दिनों दिन बढ़ती गई और इसका असर शायद प्रवीण पर उल्टा ही बढ़ता गया। इस माहौल से मैं तंग आ चुकी थी, लेकिन प्रवीण की हर सही गलत बात का पक्ष लेती रही। लेकिन मैं प्रिया और प्रवीण दोनों के लिए एक सफल मां नहीं बन सकी, कहकर वह फफक फफक कर रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उससे क्या कहूँ। जिस बात को जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक थी, उसके बारे में इतना सपाट सच सुनकर मैं हतप्रभ रह गई थी। मैंने धीरे से उसका हाथ दबाकर अपनापन जताया। प्रज्ञा ने अपने को संभाल लिया था। वह मुझसे बोली, मैं बहुत सालों से अपने अंदर ही घुटती रही हूँ, न किसी को बता सकी और न ही कोई हल नजर आ रहा था। मैंने प्रवीण को अच्छा माहौल देने के लिए हॉस्टल भी भेजा, पर वहाँ के नियम उसे रास नहीं आए। परिवार से तो मेरे डर ने मुझे हमेशा एक फासले पर ही रखा। आज इस दोराहे पर खड़ी मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या मेरा फैसला कहीं गलत था? 2 बच्चों को एक परिवार देकर अपने परिवार को खुशियाँ ही तो देना चाहा था मैंने, लेकिन मुझे मिला क्या? आप तो मनोविज्ञान जानती हो, बताओ ना, खून का असर ज़्यादा गहरा होता है या संस्कारों का? प्रवीण को तो सभी अच्छी सुविधाएं और संस्कार देने का प्रयास किया, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? मैं अपने को इन प्रश्नों से दबा हुआ सा महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने यह सोचते हुए कि सच्चे मन से किए गए कार्य कभी निष्फल नहीं होते, प्रज्ञा से पुनः मिलने की मन में ठान ली थी और आज उसी सोच का परिणाम देखकर आंखें भर आई थीं। प्रवीण तो आज सबके लिए एक मिसाल बन गया था। प्रज्ञा ने अपने संस्कारों से प्रवीण को पाल पोस कर आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।